संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र एक बार फिर संसद भवन बनने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। केंद्र सरकार जहां इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश कर उन्हें पारित कराने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, नीट, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे और अन्य जनहित के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। संसदीय कार्यों को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी सत्र की रणनीति, विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों और विपक्ष के संभावित रुख पर चर्चा की गई। सरकार की कोशिश जिन विधेयकों को लंबे समय से लंबित रखा गया है या जिनकी तत्काल आवश्यकता है, उन्हें सत्र में आगे बढ़ाया जाए। दूसरी ओर विपक्षी दल भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संसद के भीतर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार सरकार लोकसभा में 5 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें सबसे प्रमुख इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026 है। ये विधेयक एक अध्यादेश का स्थान लेगा और कर व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रावधानों में संशोधन का रास्ता साफ करेगा। सरकार का कहना है कि टैक्स प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं और ये विधेयक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 हो सकता है। न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। यह विधेयक भी एक अध्यादेश का स्थान लेने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। यदि इसे संसद की मंजूरी मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी पेश कर सकती है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और विशेष रूप से इस पर जोर दिया है और यह विधेयक उसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में ला सकती है। इस कानून से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक प्रस्तावित संशोधनों का विस्तृत मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा कानून को समयानुकूल बनाने के उद्देश्य से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास संशोधन विधेयक 2026 भी सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल बताया जा रहा है। ये सीधे तौर पर एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों में बदलाव कर उद्योगों को अधिक सुविधाएं देने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठा सकती है। नए विधेयकों के अलावा सरकार 2 पुराने लंबित विधेयकों पर भी आगे बढ़ सकती है। इनमें विदेशी योगदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 शामिल है, जिसे मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया जा चुका है। यह विधेयक विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में संशोधन से संबंधित है। दूसरा लंबित विधेयक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, जिसे दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार द्वारा जारी संभावित विधेयकों की सूची में परिसीमन, डिलिमिटेशन विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े कोई विधेयक शामिल नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा इन्हीं दोनों मुद्दों की हो रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार इन विषयों पर आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यदि परिसीमन विधेयक मौजूदा स्वरूप में लाया गया तो इसका विरोध होगा। इसी कारण संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बहस भी तेज है। परिसीमन को लेकर पिछले संसद सत्र में भी काफी चर्चा हुई। उसी समय सरकार आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया। संवैधानिक संशोधन के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। उसी समय सरकार ये संख्या हासिल करने से पीछे रह गई थी। अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार इस बार आवश्यक समर्थन जुटाने की स्थिति में होगी।
लोकसभा की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो सदन में फिलहाल 540 सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास लगभग 298 सांसदों का समर्थन माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा है कि यदि कुछ अन्य दलों या उनके सांसदों का समर्थन सरकार को मिलता है तो यह संख्या बढ़ सकती है। कुछ चर्चाओं में तृणमूल कांग्रेस के संभावित बागी सांसदों और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों का भी उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि इन संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट जैसे दल सरकार का समर्थन करते हैं तो सरकार आवश्यक बहुमत के और करीब पहुंच सकती है। हालांकि ये पूरी तरह राजनीतिक अटकलों पर आधारित है और संबंधित दलों ने इस प्रकार की किसी समर्थन की औपचारिक घोषणा नहीं की है। इसीलिए संसद में वास्तविक स्थिति विधेयक पेश होने और मतदान के समय ही स्पष्ट होगी। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुळे का एक बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि का एक प्रस्ताव रखा था। सुप्रिया सुळे ने कहा कि यदि पूरे देश में समान आधार पर सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वो इस संबंध में संसद में संशोधन प्रस्ताव भी ला सकती हैं। हालांकि सुप्रिया सुळे ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होने की किसी भी अटकल को पूरी तरह खारिज करती है। उन्होंने कहा कि एनसीपी, शरद पवार गुट इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सभी बड़े राजनीतिक फैसले गठबंधन के साथ मिलकर ही लिए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और यदि भविष्य में परिसीमन या सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित कोई प्रस्ताव आता है तो विपक्ष का रुख क्या होगा। सरकार की ओर से अभी तक परिसीमन विधेयक को मॉनसून सत्र में लाने की आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए और इससे किसी राज्य या क्षेत्र के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सरकार का कहना है कि वो संवैधानिक प्रावधानों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी। इस बार के मॉनसून सत्र में विधेयकों के अलावा कई राजनीतिक मुद्दों पर जोरदार बहस होने की संभावना है। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, किसानों की समस्या और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर सरकार अपनी उपलब्धियों, आर्थिक सुधारों और विकास योजनाओं को प्रमुखता से सामने रखने की रणनीति बना रही है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र हमेशा से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाते हैं और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होती है। इस बार भी सरकार के विधायी एजेंडे और विपक्ष की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सत्र के बेहद महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अब पूरे देश की नजर 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार अपने प्रस्तावित विधेयकों को कितना आगे बढ़ा पाती है और विपक्ष अपने मुद्दों को किस प्रभावी तरीके से संसद के भीतर उठाता है।